नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे सुभाष की बात में ये कहा था कि बिहार में जो पटना है वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे विपक्ष को इकट्ठे करने की कवायद की है और देखते हैं कि वो कवायद कहाँ तक रंग लाती है। तो बहुत शंका आशंका थी कि क्या होगा और पूरे देश की नज़र पटना पे लगी हुई थी। पटना चूंकि जयप्रकाश का गढ़ रहा है और पिछली जब सत्ता परिवर्तन हुई थी जिसमें हम लोगों ने दुष्यंत कुमार जैसे शायर थे जिन्होंने लिखा था कि दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और इंदिरा गांधी का जो शासन था वो चला गया और जनता पार्टी का शासन आया। उसी पटना से जो जन आंदोलनों और बहुत तरह तरह के आंदोलन के लिए बिहार फेमस है, उसी पटना से आज विपक्षी एकता की एक अद्भुत मिसाल पूरे देश को देखने मिली। वो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूरियां रखते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, ऐसे 15 राजनीतिक दल के बड़े नेता जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी वो सारे वहाँ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने जो बात की उस बात पर अभी हम आएंगे। तो ये जो बात हुई तो पूरा देश देख रहा था कि ये करते क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ, और मीडिया ये भी देखने में लगा था कि कौन आया कौन नहीं आया। और पूरी भाजपा की नज़र भी ये थी कि ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या ये जो विपक्षी दल हैं ये एकजुट हो पाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में वो कर दिखाया कि ऐसी मोर्चाबंदी की रणनीति बनाई कि भाजपा को या जो पूरे देश को भी ये कल्पना नहीं थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो ऐसा कुछ कर जाएंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा जो थे, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, केसी वेणुगोपाल थे, आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव, प्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, टीएमसी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डोरेक ओब्रायन, डीएमके से एमके स्टालिन, टीआर बालू, आप से अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सपा से अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जेएमएम से हेमंत सोरेन, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीआई से डी राजा, सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य सहित बहुत सारे नेता वहाँ पर उपस्थित थे। और मज़ेदार बात ये चली कि 3.25 घंटे तक चली इस महाबैठक में, या जिसको महाजुटान कहा जा रहा था, उसमें एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई है। इस विपक्षी एकता के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई। तो 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में इस महाजुटान या जो गठबंधन है इसकी अगली बैठक होगी, जिसमें बहुत सारी बातें साफ होगी, जैसे गठबंधन में किसे क्या भूमिका दी जाएगी, किन किन मुद्दों पे भाजपा को घेरा जाएगा, गठबंधन का नया नाम क्या होगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि कुछ राज्यों में ये बहुत जटिल मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस कई राज्यों में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है, वहीं आम आदमी पार्टी भी अब कई राज्यों में अपने पैर पसारने की रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल में सीपीएम और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। बैठक के बाद ज़्यादातर नेता उम्मीदों से भरे हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक फैसला लिया है कि एक साथ काम करेंगे, हमारी विचारधारा की रक्षा की और हम आगे बढ़ेंगे। अगली बैठक में जो बातें हुई हैं उन्हें और गहराई में ले जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही करती है, इस बार बीजेपी सत्ता में फिर आ सकती है, तो लोगों को कहना है कि अगला चुनाव जो 2029 का चुनाव होगा वो होगा ही नहीं। सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसके पीछे सीबीआई, ईडी लगा देते हैं। हम सभी मिलकर शिमला में फिर से बैठेंगे और बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगे। बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है, हम चाहते हैं कि बिहार से नया इतिहास बने। अखिलेश यादव ने कहा कि आज पटना नए राजनीतिक जागरण का गवाह बन रहा है, यहाँ देश भर के नेता मिल रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, देश कैसे आगे बढ़े इस दिशा में काम होगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इतने लोगों का इकट्ठा करना एक मामूली बात नहीं है, इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। इस बैठक में कौन नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन है ये ज़्यादा अहम है। हमारा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है या उसूलों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लोकतंत्र के सेकुलरिज्म पे हमला हो रहा है, वो वहाँ की एक प्रयोगशाला हो गई है, अब पूरे देश में वही हो रहा है।
गांधी के मुल्क को हम गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। वहीं बीजेपी ने इसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा बताया। सुशील मोदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बैठक होते ही बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए क्यों दिल्ली चले गए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एकजुट होने से पहले अलग अलग दल एक दूसरे से अलग अलग मुद्दों पर जो है वो अपना रुख साफ करने का दबाव बना रहे थे। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के काले अध्यादेश पे अपना रुख साफ करे, नहीं तो वे उनके साथ किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बैठक के पहले 18 दलों को इसमें शामिल होने का दावा किया गया था, लेकिन कुछ पार्टियों को लेकर शायद जदयू को शुरू से ही आशंका थी और वही हुआ। इस बैठक में 3 दलों ने दूरी बना ली। इनमें सबसे अहम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का नाम आता है। भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक के चंद्रशेखर राव इसमें शामिल होने की आशंका थी। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल को लेकर था। तीसरी पार्टी जिसने इस बैठक से दूरी बनाई, राष्ट्रीय लोकदल, उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सहमति पत्र भेजकर आने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के नेता भाजपा को घेरने के लिए जो रेखा खींच रहे हैं उसमें प्रमुख है हर सीट पे भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी खड़ा करना। इस लाइन पर अगर विपक्षी दल अगर कोई साफ सुथरा कोई फार्मूला निकाल लेते हैं तो इस महागठबंधन को आकार लेने में सहूलियत हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में इस महागठबंधन में शामिल हो रहे दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में शिमला में क्या फार्मूला निकलता है ये काफ़ी अहम है। वर्तमान स्थिति को देखें तो दल जो इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं उनके लोकसभा में 148 सांसद हैं, यानी इन दलों का कोई एक साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा लाने के लिए अभी काफ़ी जोर लगाने की जरूरत है। बदले हुए सियासी समीकरण के बाद कांग्रेस की सीट बढ़ने की उम्मीद है। खास तौर पे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पार्टी को पिछली बार की तुलना में बेहतर नतीजों की उम्मीद है। सियासी और मौसमी गर्मी के बीच पटना में विपक्षी दलों की एकजुट करने में नीतीश कुमार की जो सफलता है वो उन्होंने नीतीश कुमार की निश्चित रूप से ऊंचाई को बढ़ाया है और बताया कि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं। इसीलिए उन्होंने थोड़े दिन पहले बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और तेजस्वी यादव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। और आज की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बैठक में बहुत लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो शामिल हुए। और जैसा कि लालू प्रसाद यादव का स्वभाव है, चरित्र है, उन्होंने उस पूरी बैठक की गंभीरता में जो हंसी मजाक की और राहुल गांधी की शादी को लेकर बात की कि आप शादी करो, तो ये बहुत कवायद हो रही थी कि बीजेपी ये बात कह रही थी कि ये जो बारात है ये बिना दूल्हे की है। तो बाद में टीवी चैनल इस शादी को, उस शादी को राहुल गांधी की इस शादी से जोड़ने लगे और उन्होंने बहुत सारी बातें की। अगर हम नट सेल में अगर इस पूरे मामले को देखें तो जो विपक्षी दल जो एक साथ हुए हैं उनका कहना है कि हम एक हैं, हम एक होकर लड़ेंगे। और दरअसल हम ये फासिस्टवादी हिंदू राष्ट्र में बदलने की जो देश को कोशिश हो रही है, जो संघवाद पर हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी लोकतंत्र के कुछ चीज़ों में तेजी से प्रहार हो रहा है, सारे इतिहास को बदला जा रहा है, तो ये सब को के खिलाफ लामबंद होने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता इकट्ठे हुए। अब उन्होंने उसमें कई भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र आया कि राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, लड़ने का कॉमन एजेंडा बनेगा, इसकी भी बात हुई। फिर विचारधारा की कि ये लड़ाई है, उनका कहना है ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, विचारधारा की है। बातचीत में ये भी कहा गया कि जो हमारे देश की नींव है, जो अनेकता में एकता हमारे देश का मूल मंत्र है, उस पर हमला कर रही है बीजेपी और आरएसएस के साथ मिली हुई है और उनका एजेंडा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और देश में अल्पसंख्यकों को वो डरा रहे हैं और तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। तो ये राजभवन का दुरुपयोग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एक समानांतर सरकार राजभवन चला रहा है, सीबीआई और ईडी और बाकी जो सरकार की संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र होना चाहिए उनका चरित्र जो है उनका बदला जा रहा है और उनसे वो काम कराए जा रहे हैं। एक तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है देश में और इसके लिए हम सब लोग लामबंद हैं, ये विपक्ष का कहना है मोटे तौर से। यदि विपक्ष इस तरह की बात कर रहा है और उनका मानना है कि यदि हम मिलकर लड़ेंगे तो वोट नहीं बटेंगे और यदि हमने अभी भी समय रहते नहीं चेते तो देश टूट की कगार पर है। और ये जैसा ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि हो सकता है कि लोग ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव अंतिम हो, उसके बाद पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, संविधान में बहुत सारी तब्दीली कर सकते हैं। ये आशंकाएं विपक्ष हुआ है। इसीलिए जो विपक्ष है
वो एकजुट हुआ है और आने वाले दिनों में इनका एजेंडा साफ होगा। पर यह बात तो तय है कि आज विपक्ष पर लगातार बीजेपी कहीं से, चाहे अमित शाह कश्मीर में हो वहां से हमला कर रहे थे, कहीं रविशंकर प्रसाद दिल्ली से हमला कर रहे थे, तो बीजेपी का हर नेता इस बैठक को, वो तो कह रहा था कि हम इसको गंभीरता नहीं लेते, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, मगर हर नेता अपने अपने स्तर से बयान दे रहा था और वो सारा जमावट जो था वो टीवी पर हम देख रहे थे, डिबेट में वो लोग शामिल हो रहे थे। और एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा है वो भी उसी तरह से छाई हुई थी कि मोदी जी ने किस तरह से देश का नाम रोशन किया है, किस तरह वो देश को ऊंचे मुकाम पे ले गए हैं और मोदी जी का कोई काट नहीं है, इनके पास, विपक्ष के पास मोदी जैसा चेहरा नहीं है, ये बात हुई। पर हम पीछे इतिहास में जाना चाहते हैं और इतिहास में हम जानते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण ने एक समग्र क्रांति की बात की थी तो उस समय भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इमरजेंसी को भी देख रहे थे, देश में जो हालात थे वो भी देख रहे थे और उम्मीद से भरे हुए थे। और जो दुष्यंत कुमार जैसे शायर की कविताएं बहुत उस समय और गजल बहुत लोकप्रिय हुई और उन्होंने उस समय एक बात कही थी जो बाद में अभी तक कोट की जाती है कि ये मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दरअसल उस समय सारी जुबानें बंद हो गई थी और लोगों को लग रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात अभी भी हो रहे हैं, लोग जो है जिस तरह से सारी संस्थाओं पे हमला हो रहा है, पर यह हमला अब उसके तरीके बदल गए हैं, औजार जो है बहुत शार्प हो गए हैं। तो ये जो नीतीश कुमार ने आज प्रयास किया और इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, वो कहीं ना कहीं भविष्य के संकेत हैं कि अब समूचा विपक्ष जानता है कि अगर हमको भाजपा से, आरएसएस से और उसके जैसे और संगठनों से निपटना है तो हम अपने वोट का बंटवारा नहीं करेंगे, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। तो वो दल, ये भी अलग बात है कि ये कितनी एकता कायम कर पाएंगे, आगे क्या होगा, ये बहुत सारे आशंकाएं, पर ये तो तय है कि आज जो महाजुटान हुआ है उसने पूरे देश में एक नए तरह का वातावरण निर्मित किया। कांग्रेस ऊर्जा से भरी हुई है, उसने 2 चुनाव हाल ही में जीते हैं और लालू प्रसाद यादव ने इसकी बधाई भी दी और उन्होंने ये भी, राहुल गांधी ने अडानी पे हमला किया, उसकी उन्होंने तारीफ की। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी की अभी सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है। तो बहुत सारी बातें इशारों में है। ये भी बात हुई कि जो लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, कुछ लोगों को जाना था, लोग गए भी, पर इतने 15 दल यदि इकट्ठे होते हैं और वो उनका मुद्दा ये है कि हमको हमारे संविधान को बचाना है या हमको ये बीजेपी को भविष्य में सत्ता से आने रोकना है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष को कि उन्होंने एकजुट किया। तो हम पीछे चलते हैं कि इंदिरा जी को भी इस बात का धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई और उसके पहली बार विपक्ष एकजुट हुआ, जनता पार्टी बनी और उसके बाद विपक्षी सत्ता आने लगी। तो जब कभी ना कभी जब ऐसा लोगों को लगता है कि उनके साथ जाति हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, या बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ा रही हैं, तो बहुत सारे विपक्षी दल अपनी तमाम असहमति के बावजूद, अपने छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के बावजूद, जिसकी बात राहुल गांधी ने भी कही, इसके बावजूद वो बिहार में एकजुट होते हैं। और बिहार जो कि जन आंदोलनों का एक गढ़ है, वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो पूरे देश की नज़र है कि अब बिहार से जो बात निकली है वो शिमला समझौता, शिमला याद किया जाता है शिमला समझौते के लिए, तो शिमला में पहुंचेगी। और शिमला एक प्रतीक भी है, इस बार कांग्रेस ने हिमाचल में सत्ता छीनी है बीजेपी से, तो एक सिंबॉलिक ये भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज विपक्षी एकता के रूप में हमने दिन भर बैठक को देखा और जिस तरह से बैठक से चीज़ें बाहर आई वो भी लोगों ने देखा। तो आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, वो अपने आप में बहुत रोचक होने वाला है और पूरे देश की नज़र होगी कि कौन पार्टी किसके साथ जाती है, कौन किसके साथ खड़ी होती है, सीटों के बंटवारे को लेकर किस में झगड़ा होता है। और तय है कि बीजेपी इनकी एक एक गतिविधि पर नज़र रखेगी। वो सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट में इन लोगों से बहुत आगे है। तो वो किस भी तरह से, जहाँ भी ये थोड़ी भी चूक करेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी
बैठक में अरविंद केजरीवाल छोड़ के बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते तो ये भी मुद्दा बनाते हैं और ये एजेंडा तय करते हैं। तो अब ये पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्षी एकता किस तरह से आगे बढ़ेगी। इन जिन मुद्दों की बात ये कर रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, राजतंत्र जो है राजभवन जो है वो एक समानांतर सत्ता का संचालन कर रहा है, वो यहाँ तक बात की कि कुलपति जो है वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं केंद्र सरकार के लोग। तो ये बहुत सारी बातें अलग अलग नेताओं ने कही है और वो जाके लगातार ये बयानबाजी होगी। ये बयानबाजी अभी 12-14 तारीख तक शिमला बैठक तक और चलेगी, फिर उसके बाद तेज होगी। हम देखते हैं कि आने वाले समय में ये क्या होगा। पर नीतीश कुमार ने वो तो कर दिखाया जो दुष्यंत कुमार ने कभी अपने शेर में कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहकर भाजपा से बहुत सारे गुर भी सीखे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले से जो रहा होगा तो वो आज उन्होंने एक आपस में महाजुटान करके भाजपा और मोदी जी के सामने एक चुनौती तो खड़ी की है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। नमस्कार।